हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 को हम लोग कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर कर लिए और आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 को। तो चलिए आप मेरा साथ एक्सरसाइज 3.5 को पढ़िएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3.5 में आपको एक पढ़ना है वज्र गुणन विधि से समीकरण युग्म को कैसे हल करना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है वज्र गुणन विधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, आज इस एक्सरसाइज में हम लोग वज्र गुणन विधि से समीकरण युग्म को हल करेंगे। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो दो समीकरण युग्म किस फॉर्म में होता है आप जानते ही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में, ये हुआ दूसरा। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया 0। ये दो समीकरण युग्म हो गया। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब देखिए इसका वज्र गुणन विधि में इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है x बटा, सबसे पहले आप लिखिए bc माइनस bc। ठीक है, इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए फिर y बटे ca माइनस ca। ठीक है, फिर बराबर में 1 बटे ab माइनस ab। देखिए अब इसका फॉर्मूला में क्या होगा, देखिए चेंज क्या होगा यहाँ पर 1 2, ठीक है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, मतलब a2 b1। ठीक है बच्चे, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इस फॉर्मूला को याद आप नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। ये आपका वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला हो गया। इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, मतलब कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऊपर में आप x लिख लीजिए और बटे दे दीजिए और b1 b2 c1 c2। ठीक है, और फिर बराबर में y बटे क्या लिखना है, फिर जो खत्म हुआ वही वाला स्टार्ट करना है, c1 c2 फिर a1 a2। ठीक है बच्चों, फिर बराबर में 1 बटा क्या लिखना है, जो खत्म हुआ a1 a2 फिर b1 b2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, b1 c2, देखिए b1 c2, फिर इधर से ऊपर जाना है b2 c1, देखिए माइनस में b2 c1 और बीच में हमेशा माइनस देना है। इसको याद रखना, ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक बना रहे हम लोग। फिर c1 a2, देखिए c1 a2, फिर ऊपर में c2 a1, देखिए ऊपर में माइनस का c2 a1, फिर a2 b1 a2 सॉरी a1 b2 फिर माइनस होगा और क्या होगा a2 b1, देखिए a2 b1। ये हो गया, इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, इस ट्रिक से ये बनता है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उदाहरण नंबर 14। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 उदाहरण दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज में 3 उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 14, 15 और 16। तो उदाहरण नंबर 14 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 14 में कुछ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आप अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। कह रहा है देखिए, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे। ठीक है, टिकट खरीद रहा है, एक मल्लेश्वरम जाने के लिए और एक यशवंतपुरम जाने के लिए। ठीक है, कह रहा है कि तो कुल खर्चा कितना आता है, मेरा टिकट का कुल बिल कितना आता है 46 रुपए। ठीक है, 46 रुपया। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया आता है। ठीक है, तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर किराया कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो पूछ रहा है ना उसी को मान लेते हैं, जो किराया पूछा ना जहां जहां उसी को मान लेते हैं XY। तो माना ये स्टैंड, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, या फिर मान लेते हैं इस तरह से, माना मल्लेश्वरम का किराया, स्पेलिंग किस तरह से लिखा है, मल्लेश्वरम माना मल्लेश्वरम का किराया क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे, x रुपया मान लेंगे। ठीक है, तथा यशवंतपुरम का किराया, यशवंतपुर का किराया तथा यशवंतपुर का किराया कितना है बच्चों, y रुपया मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको निकालने बोला उसी को हम लोग मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है,
कह रहा है कि 2 टिकट मलेश्वरम के लिए, तो 2 टिकट मलेश्वरम के लिए, ठीक है, मलेश्वरम के लिए क्या था, एक्स था, और 3 टिकट यशवंतपुरम के लिए, 3 टिकट यशवंतपुर के लिए खर्चा कितना आता है, 46 रुपया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टिकट मलेश्वरम के लिए, 3 टिकट मलेश्वरम के लिए, 5 टिकट यशवंतपुरम के लिए, और मेरा 74 रुपया मेरा क्या आता है, खर्चा आता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन जिस तरह दिया था केवल हम वही वाला किए, लिख दिए। आप देखिए, आप असली सॉल्व मतलब असली इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या लिखेंगे, ये तो समीकरण हमने मान लिया, यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, ये आपको लिखना है। तो देखिए A1 क्या है, A1 यहाँ जो x के साथ है वो 2, A2 क्या है जो x के साथ है 3, B1 क्या है 3, B2 क्या है 5, C1 क्या है, देखिए C1 क्या है, इसको देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए इसको एक लाइन इस तरह से बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर का 0, यानी ये C2 इधर आया था और C इधर, अभी बराबर को उधर है तो इधर कर लेते हैं, तो इधर 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर का 0, और इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, 3x प्लस 5y माइनस का 74 बराबर का 0, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब C1 कितना आ गया, माइनस 46, और C2 कितना आ गया, माइनस 74। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक लगाएंगे, जो फॉर्मूला है मेरा उसको लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है, खाली वैल्यू सबको आने दिए। ठीक है, देखिए लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB। फॉर्मूला में क्या था, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये होता है मेरा फॉर्मूला। पुट कर दीजिए जो जो वैल्यू है, x का वैल्यू तो हमको नहीं पता, वही तो निकालना है। B1 का वैल्यू देखिए, B1 का वैल्यू 3 गुना C2 का वैल्यू देखिए माइनस का 74, तो इसको ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, माइनस का 74 माइनस दे दिए, B1 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, कैसे हो गया, 1 2 2 1 होता है ना, 1 2 2 1 1 2 2 1 है ना, एक सीधा होगा एक उल्टा होगा, 2 1, ठीक है। फिर B2 का वैल्यू 5 और C1 का वैल्यू माइनस का 46। चलिए बराबर y को रहने देते हैं, C1 का वैल्यू माइनस का 46 गुना A2 का वैल्यू क्या है 3, ध्यान से देखिए नहीं तो बनाने नहीं सकेंगे, पहला क्वेश्चन है इसीलिए। C2 का वैल्यू माइनस का 74, A1 का वैल्यू 2 बराबर 1 बटा A1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 5 माइनस A2 का वैल्यू क्या है बच्चों 3, B1 का वैल्यू क्या है बच्चों 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना मेरा काम हो गया, अब इसको मिटा देते हैं नीचे वाला को। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते जाएंगे, हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। देखिए 74 गुना 3 गुना कीजिए, 4 3 12 को 2 में 1 3 7 21 और 1 22, और माइनस साइन इसलिए माइनस को रहने दिए, और माइनस क्या हो गया प्लस, फिर 6 बचे 30 के जरूरत में 3, 4 बचे 20 और 3 23, 230 और 222। ठीक है, बराबर y बटा गुना कीजिए, 6 3 18 का 8 में 1, 4 3 12 1 13, लेकिन माइनस में आएगा और माइनस इधर प्लस हो गया, और 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। ठीक है, बराबर में 1 बटे 5 दूनी 10 माइनस 3 3 9। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कैसे हम लोग गुना किए। ठीक है, अब देखिए x बटे 230 में 222 गणे तो कितना होगा 8 होगा, है 22 और 8 30 होता है ना। चलिए फिर y बटे 148 में 138 गणे तो कितना होगा 10 होगा, है बराबर में 1 बटे 10 में 9 जाएगा तो क्या होगा 1 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए,
इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ करना नहीं है, वज्रगुणन इसलिए थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। केवल आपको स्टेप को ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 को लेते हैं, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से हम लोग देख रहे हैं कि x/8 बराबर में क्या है 1/1। तो यहां से मेरा x का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया है वो। फिर तथा यहाँ पर आपको नीचे लिखना है, लेकिन जगह नहीं इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि यहाँ पर y/10 बराबर में 1/1 है। इसका मतलब फिर मेरा क्या हो गया, y बराबर 10 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ आंसर, यहाँ पर मेरा मल्लेश्वरम का भाड़ा किराया और यशवंतपुर का किराया आ गया मेरा, कितना कितना आया, लिख देना। अतः मल्लेश्वरम का भाड़ा या मल्लेश्वरम का किराया, मल्लेश्वरम का किराया बराबर, किराया को हम लोग x माने थे, बराबर कितना आया, 8 रुपए आया, ठीक है। तथा यशवंतपुर का किराया, तथा यशवंतपुर का किराया कितना आया बच्चों, जिसको हम लोग क्या माने थे, y माने थे, बराबर में मेरा कितना आया, 10 रुपए आया। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को समझे और बनाने का प्रयास किया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, मतलब उदाहरण नंबर 15, P के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो दो समीकरण क्या दिया है यहाँ पर, गिवन में क्या दिया है, गिवन या दिया गया समीकरण क्या लिखा है कि 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है कि P के किस मान के लिए, P के यहाँ पर P का हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये जो समीकरण है ना इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है, ये समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो बोलिए मैंने आपको कंडीशन बताया था शुरू में ही, इस चैप्टर का शुरू में ही, कि अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, और कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो देखिए अपरिमित मतलब अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था कि चूंकि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, ठीक है, चूंकि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसका मतलब क्या है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, यही है ना इसका मतलब, तब ना होगा अद्वितीय हल। तो देखिए इसका मतलब क्या है, a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, a2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो वो बराबर नहीं होना चाहिए, किसका वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, b1 का वैल्यू क्या है p, b2 का वैल्यू क्या है 2। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 नॉट इक्वल टू 2p, तो यहां से मेरा 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, यानी यहाँ पर जो p है ना वो नॉट इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ इसका, इस कथन का मतलब क्या हुआ, इस कथन का मतलब क्या हुआ, p नॉट इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पर p का वैल्यू 4 को छोड़कर कुछ भी मान बैठाएंगे तो क्या होगा, इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। देखिए अगर हम लोग p का वैल्यू 4 ही पुट कर देते, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4/2 और बराबर p का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, और यहाँ पर पहले से देखिए बराबर में C1 C2 का वैल्यू कितना दिया 8/2, यानी 2 चौके 8, यानी कितना हो गया, ये देखिए 2 चौके 8 हो गया, तो ऊपर में ये 2 दूनी 4 2 यानी 2 बराबर 2 नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये देखिए ये जो है ना ये क्या हो जा रहा है, ये समांतर रेखा हो जा रहा है, लेकिन हमको क्या बोला है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, ठीक है। तो इसका समांतर हल तो हमको नहीं चाहिए, इसका अद्वितीय हल चाहिए। तो अगर हम लोग 4 पुट कर देंगे तो इसका हमको अद्वितीय हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 4 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर 4/2 है ना, तो यहाँ पर जैसे 1/2 पुट कर देंगे, या फिर मान लेते 2/2 पुट कर देंगे, या फिर मान लेते 3/2 मान लेते, या फिर 5/2 मान लेते, लेकिन 4 को नहीं रखेंगे। 4 को रखने से दोनों बराबर हो जाता है, और देखिए हमको बराबर नहीं करना है, बराबर नहीं करेंगे तब ना आएगा अद्वितीय हल। तो इस तरह से यहाँ पर 4 का अतिरिक्त क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा अतः 4 के अलावा p के सभी मान के लिए दिया गया समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, केवल 4 को नहीं रखेंगे, 4 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, उसका वो समीकरण युग्म का क्या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 16 को। तो देखिए इसमें भी डिट्टो वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से समीकरण में युग्म के लिए के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो दिया गया समीकरण क्या है गिवन में, वहां पर अद्वितीय हल पूछा था, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, गिवन में दो समीकरण क्या दिया है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर में 0, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह समीकरण इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये आपको पहले ही क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमको के का मान निकालना है ना, तो इसलिए क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। यही होता है ना अपरिमित रूप से अनेक हल, तब ना संपाती होता है, तब ना अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये संपाती का फॉर्मूला तो है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, a1 का वैल्यू क्या है k, a2 का वैल्यू क्या है 12, b1 का वैल्यू क्या है 3 और b2 का वैल्यू क्या है k, और c1 का वैल्यू क्या है माइनस का k-3 और c2 का वैल्यू क्या है माइनस का k, माइनस माइनस खत्म। ठीक है, माइनस माइनस खत्म, k/12 बराबर 3/k बराबर 3 माइनस मतलब k-3/k। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, आपको डिट्टो एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, तब फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर आपको नीचे लिखना है, तो हम लोग इधर बना देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ऊपर में मिटा करके बना देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग ऊपर में बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग समीकरण लेते हैं। देखिए हम लोग कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन में किए थे समीकरण 1 और 3 को लिए थे कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को लेंगे, तब मेरा के का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, k/12 बराबर में 3/k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k² बराबर 12 36, तो k बराबर क्या होगा बच्चों बोलिए, तो ये रूट चढ़ जाएगा इधर 36 में, तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, +-6। ठीक है, ये हो गया पहला, k का वैल्यू आ गया मेरा। फिर दूसरा समीकरण को लेते हैं, तो समीकरण 2 तथा 3 से देखते हैं उसमें क्या आ रहा है, k का वैल्यू 3/k बराबर में k-3/k। ठीक है, यहाँ पर k-3/k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए 3k हो गया बराबर में k² - 3k, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, k² - 3k क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर देखिए ये 3k है ना, इसको 0 कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग, 3k है ना, 3 को आने देते हैं और -3k इधर आ जाएगा, तो +3k बराबर में k², तो बराबर क्या आ जाएगा 6k बराबर k²। तो एक k से एक स्क्वायर वाला पावर तो घट गया, तो 6, तो k का वैल्यू क्या आ गया मेरा पास 6, और यहाँ पर भी k का वैल्यू क्या आ रहा था +-6। तो यहाँ हम लोग क्या जाने कि k का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखेंगे, तो इस समीकरण युग्म का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, अतः k बराबर 6 के लिए दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल
होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, उदाहरण समझ में आ गया ये वाला। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।